रितु की सास काफ़ी दिनों से बीमार चल रही थी और लगभग अपने अंतिम अवस्था में थी। इसलिए उन्होंने जिद करके अपनी बेटी जिया को भी बुला लिया था ताकि अंतिम समय में वह अपनी बेटी को भी देख सके। और जिया अपने मायके आई हुई थी, लेकिन माँ को इतनी बीमार हालत में देखने के बाद भी उसके हिसाब से तो वह उसका मायका है, तो वह वहाँ पर आराम करेगी और भाभी ही सारा कुछ पहले की तरह संभालेंगी। जबकि रितु अपनी सास की सेवा में ही काफ़ी थक जाती थी और किसी तरह से खाना पीना बनाने का काम कर रही थी। जिया ने मायके आकर रितु के किसी काम में कोई मदद नहीं की, बल्कि उसका काम बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। हालांकि उसकी माँ यानी कि रितु की सास यह बात जानती थी कि उनकी बेटी कैसी है, लेकिन फिर भी अपने अंतिम समय में बेटी से मिलने का मोह के कारण उन्होंने उसे बुला लिया था, जो कि रितु के लिए मुसीबत का कारण बन गया था। जिया हॉल में बैठकर टीवी देख रही थी। वह अपनी भाभी को आवाज़ लगाते हुए बोली, भाभी बहुत भूख लगी है, जरा खाना तो दे दो। भाभी रितु उसके सामने दाल चावल की प्लेट लेकर आई, साथ में अचार और सलाद भी था। दाल चावल देखकर जिया मुंह बनाते हुए कहने लगी, क्या भाभी, इतने दिनों के बाद तो मैं आई हूँ और आप मुझे यह दाल चावल खिलाएंगी? मैंने तो सोचा था कि आप कुछ अच्छा बनाएंगी। इतना कहकर उसने मुंह बनाते हुए प्लेट ले ली। रितु हैरानी से उसका चेहरा देखने लगी। सास की तबीयत बहुत खराब थी। डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया था कि अब आप लोग घर पर ही उनकी सेवा करें, लेकिन ऐसे समय में भी जिया की चिंता माँ की तबीयत से ज़्यादा अपने खाने पीने की ओर ही थी। सास के सारे नित्य कर्म बिस्तर पर ही हो रहे थे। रितु सुबह से ही उनकी देखभाल में जुटी हुई थी। उसे लंच बनाने का समय नहीं मिल पाया, तो उसने जल्दी जल्दी दाल चावल बना ली थी। उसी पर जिया शिकायत कर रही थी। अब ऐसे समय में वह सास की सेवा छोड़कर पकवान तो नहीं बना सकती थी। ननद भी जब से आई थी तब से टीवी के सामने ही बैठी हुई थी। बस एक बार माँ के कमरे में जाकर उन्हें देख आई थी। खैर, ननद को हॉल में छोड़कर रितु अपनी सास के लिए थोड़ा सा दाल चावल लेकर गई। सास कमज़ोर सी आवाज़ में बोली, बहू, अब कुछ भी खाने की इच्छा नहीं हो रही। अब तो बस भगवान मुझे मुक्ति दे दे। माँ जी, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? कहते हुए रितु का भी गला भर आया, क्योंकि सच्चाई उस घर में सभी को पता चल चुकी थी कि वह बस अब कुछ दिनों की मेहमान है। रितु ने मुनहार करके सास को 2-3 चम्मच खाना खिलाया। उसे भी खाने की इच्छा नहीं हो रही थी, लेकिन वह जानती थी कि अगर खुद नहीं खाएगी तो उसकी तबीयत बिगड़ जाएगी और तब सास की देखभाल कौन करेगा। इसलिए उसने किसी तरह से एक कटोरी दाल चावल खुद भी खा लिया। ऐसे समय पर सुमित ने भी ऑफिस से छुट्टी ले ली थी और वह भी माँ के साथ लगा रहता था। फिलहाल वह माँ के लिए कुछ फल और दवाइयाँ लेने बाहर गया हुआ था। इधर जिया अपनी सहेली से फ़ोन पर बात करते हुए कह रही थी, क्या बताऊँ यार, भाभी ने तो सूखे दाल चावल बनाकर रख दिए, सारा मुंह का स्वाद ही खराब हो गया। तू मेरे साथ गोलगप्पे खाने चलेगी क्या? यह सब कुछ सुनकर रितु सन्न रह गई। वह सोचने लगी कि कोई बेटी ऐसा कैसे कर सकती है, लेकिन वह कुछ बोल नहीं सकती थी। थोड़ी देर के बाद ननद नए कपड़े पहनकर अपनी सहेली के साथ बाहर चली गई। रितु सर पकड़कर सोफे पर बैठ गई और सोचने लगी, कोई बेटी ऐसा कैसे कर सकती है। खैर, शाम को उसकी ननद घर आई तो घर में घुसते ही कहने लगी, भाभी, डिनर में तो कुछ अच्छा बनाओगी ना? रितु कहने लगी, दीदी, आप माँ जी के पास बैठिए, उन्हें कुछ ज़रूरत हो तो देख लीजिए, मैं खाना बनाने जा रही हूँ। तो ननद कहने लगी, माँ के कमरे से अजीब सी बदबू आती है, मुझसे तो वहाँ नहीं बैठा जाएगा। भैया वहाँ है ना, तो मेरी क्या ज़रूरत है? वैसे भी मैं बाहर गई थी ना, तो थोड़ा थक गई हूँ। इतना कहकर वह रूम में जाकर लेट गई। रितु चुपचाप किचन में चली गई। तभी उसकी ननद की आवाज़ आई और वह कहने लगी, भाभी, ज़रा नाश्ते में मैगी बना दो, थोड़ी भूख लग रही है। रितु को तो खाना बनाने की इच्छा भी नहीं हो रही थी। वह गुस्से में ननद के कमरे की ओर गई और बोली, माँ जी की ऐसी हालत है और आपको खाने पीने की पड़ी हुई है। मैं फ़िलहाल कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बना सकती। मैं चाय बनाने जा रही हूँ, आप चाय और नमकीन ले लीजिए। इस बात पर जिया आंसू बहाते हुए कहने लगी, हाँ, अब मेरी माँ की तबीयत खराब है तो मुझे इस घर में पूछने वाला है ही कौन। बड़ी गलती हो गई मुझसे, जो मैंने भाभी से थोड़ी फरमाइश कर दी। तभी सुमित भी उसके रोने की आवाज़ सुनकर कमरे में आ गया। वो उसे डांटते हुए कहने लगा, माँ की तबीयत इतनी ख़राब है और तुम्हें फरमाइश करने की पड़ी है? माँ तुम्हारे बारे में पूछ रही थी। चलो, चलकर माँ के साथ 2 घड़ी समय बिता लो, पता नहीं कब क्या हो जाए। कहते कहते सुमित की आवाज़ भी भर्रा गई। उन्होंने ही जिद करके अपनी आखिरी वक्त में
अपनी बेटी को मिलने के लिए बुलाया था और उनकी बेटी के पास इतना वक्त भी नहीं कि माँ के पास 2 पल बैठ सके। भाई की डांट पर जिया खामोश हो गई, लेकिन वह भाभी को घूर रही थी। लेकिन शायद रात का भोजन किसी के नसीब में नहीं था। इधर सुमित जिया को डांट कर कमरे में ले गया और उधर माँ ने आखिरी सांस ली। रितु के लिए तो यह बहुत बड़ा सदमा था, क्योंकि वह दिन रात उनके साथ ही रहती थी। सास भी उसके साथ बहुत प्यार भरा व्यवहार करती थी। जिया ने अपने पति को फ़ोन करके आने के लिए कह दिया। अगले दिन सुबह सुबह अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू हो गई। सुमित और रितु ने मिलकर सब कुछ संभाला था। 13वीं के बाद जब जिया अपने ससुराल जाने की तैयारी कर रही थी तो उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो वह कुछ कहना चाहती हो। उसने सारे बैग पैक कर लिए थे। उसके बाद वह अपने भैया भाभी के पास आई और उदास स्वर में कहने लगी, भैया भाभी, अब आप लोगों से ही मेरा मायका है। माँ तो चली गई, आप लोग मुझे कभी अकेला मत छोड़ना। कहते कहते वह रोने लगी तो रितु ने उसके माथे पर हाथ फेरते हुए कहा, दीदी, आपका मायका हमेशा बना रहेगा, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। तब जिया भावुक होकर कहने लगी, वैसे माँ तो मेरे लिए बहुत कुछ करना चाहती थी और उन्होंने अपनी अंतिम इच्छा भी मुझे बताई थी। रितु हैरानी से बोली, क्या कहा था माँ जी ने? फिर मन ही मन सोचने लगी कि दीदी तो ज़्यादा समय से माँ जी के पास रह भी नहीं रही और माँ जी को कुछ कहना था तो वह मुझसे ज़रूर कहती। खैर, रितु ने बार बार पूछा, तब जाकर जिया रोते हुए बोली, भैया भाभी, मुझे माँ के गहनों का कोई लोभ नहीं, लेकिन माँ की अंतिम इच्छा यही थी कि उनके सारे गहने मुझे मिले। उन्होंने कहा था कि मेरे जाने के बाद मेरे सारे गहने तुम ले लेना। यह सुनकर रितु और सुमित हैरानी से एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। तब रितु ने ननद को करारा जवाब देते हुए कहा, दीदी, माँ जी ऐसा कभी नहीं बोल सकती, क्योंकि उन्होंने अपने जाने से पहले ही अपना स्त्रीधन, अपने गहनों के बारे में जो फैसला लिया था वह मुझे और सुमित को बता दिया था। साथ ही साथ उसकी एक वीडियो भी बना दी थी, ताकि आपके और नंदोई जी के मन में कोई मलाल ना रहे। कहकर रितु ने एक वीडियो अपनी ननद के फ़ोन में सेंड कर दिया। वीडियो में रितु की सास अपनी बेटी से कह रही थी, मुझे पता है बेटी कि तुम्हारी नज़र मेरे गहनों पर है, लेकिन अभी मेरे इलाज में काफ़ी रुपए लग रहे हैं और उसका सारा बोझ मेरे बेटे बहू उठा रहे हैं। मेरे पास उन्हें देने के लिए और कुछ तो नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मेरे गहने हैं। हाँ, मुझे पता है कि तुझे भी मेरे गहनों में से कुछ चाहिए, तो मैं इस वीडियो में अपने गहनों का बंटवारा कर रही हूँ और न्याय संगत बंटवारा कर रही हूँ। तुझे तेरी शादी में मैंने काफ़ी गहने दिए थे और फिर तुझे ससुराल से तेरे सास ससुर तेरे हक के गहने देंगे, लेकिन हाँ, तू मेरी बेटी है, उस रिश्ते से मैं अपने कान के झुमके तुझे देती हूँ, लेकिन उसके अलावा मेरे किसी भी गहने पर तेरा कोई हक नहीं होगा और वह सारे गहने रितु के हक के होंगे, क्योंकि सिर्फ मेरे आखिरी वक्त में ही नहीं बल्कि रितु जब से इस घर में आई है हमेशा मेरी सेवा की है और एक अच्छी बहू होने का फ़र्ज़ निभाया है, तो मैं भी जाते जाते अपना फ़र्ज़ निभा कर जाऊँगी। मैं अपनी मर्ज़ी से अपना सोने का झुमका अपनी बेटी को देना चाहती हूँ। इसके अलावा मेरे किसी भी जेवर पर मेरी बेटी का कोई हक नहीं होगा और यह मेरा अपना खुद का फ़ैसला है जो मैंने बिना किसी दबाव में लिया है। जिया खामोश हो गई थी। यह वीडियो देखकर जिया का सर शर्म से झुक गया था, क्योंकि सच्चाई खुद ब खुद सामने आ गई थी कि जिया माँ की अंतिम इच्छा के बारे में झूठ बोल रही है। रितु भी समझ गई थी कि उसकी सास बहुत दूर तक की सोचती थी और उन्हें भी अच्छे से पता था कि जिया कैसी है, इसलिए उन्होंने पहले से ही सारी तैयारी कर दी थी। वह दुखी मन से सास की समझदारी को नमन करने लगी और जिया से बोला, माँ जी ने पहले ही झुमके निकाल कर आपको देने के लिए रख दिए थे। कहकर रितु ने जिया को उसका बैग दिखाया जिसमें उसने जिया के हक का झुमका डाल दिया था। जिया चुपचाप वहाँ से चली गई। रितु बस यही सोच रही थी कि अगर सासू माँ ने वह वीडियो ना बनाई होती तो हो सकता है कि जिया मुझ पर गहनों को अकेले हड़पने का इल्ज़ाम लगा देती। खैर, सास की दूरदर्शिता की वजह से आज रिश्तों में तनाव पैदा होने से बच गया था। दोस्तों, कुछ लोग रिश्तों से बढ़कर धन दौलत को महत्व देते हैं और ऐसे लोग किसी के चले जाने के बाद भी बस अपना स्वार्थ पूरा करने के चक्कर में ही लगे रहते हैं।